नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा चिंतन यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं समान अध्ययन के, उनको इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जहाँ पे ये पूछे गए हैं। उन्हीं के दृष्टिकोण से इस वीडियो में हम लोग ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के बीच लेके आए हैं। तो महत्वपूर्ण ये है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। आप यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो है इस तरीके से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। लेवल जो होता है इसी तरीके का होता है। आप इस वीडियो के माध्यम से देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप कितना क्वेश्चन जो है वो सही कर सकते हैं। तो इसलिए जो है आप जीके जीएस पे भी फोकस करते रहें। तो चलिए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है उनको इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो है और क्वेश्चनों के साथ आप लोगों के बीच आएंगे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने लेक्चर जो वीडियो हुआ था उसमें 15 क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण जो हैं उनको सॉल्व किए थे। आज की वीडियो में उसी के आगे से हम लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। जिन्होंने टेलीग्राम नहीं ग्रुप नहीं ज्वाइन किया वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। वहाँ पे जो क्विज डेली शेयर किए जाते हैं, पिक शेयर किए जाते हैं करंट अफेयर्स रिलेटेड, वो सभी आप वहाँ से लेके लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 जो है इसमें पूछा जा रहा है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले निम्नलिखित नेताओं तथा उसके वर्ग के संदर्भ में कौन सा युग्म जो है सही सूचना प्रदर्शित नहीं करता है। ए है सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी है जीडी बिरला भारतीय व्यवसायी, एंड सी है मोहम्मद इकबाल मुस्लिम लीग, एंड डी है एसके दत्ता भारतीय ईसाई। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले निम्नलिखित नेताओं तथा उसके वर्ग के संदर्भ में कौन से युग्म जो है सही सूचना जो है प्रदर्शित नहीं करता है। तो इसमें से राइट आंसर जो है आपका ए होगा। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से नहीं थी नेता, और उनके वर्ग के संदर्भ में ये कथन जो दिए गए असत्य है। तो इसलिए ऑप्शन में जो राइट आंसर है वो ए है, सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये एक प्रश्न और यहाँ से पूछा जाता है कि सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी, किस अधिवेशन में बनी थी। तो ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है इसका आंसर। इसका वीडियो भी हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन वाला वीडियो डाला है वहाँ पे बताया गया था। तो इसमें आपको बताना है कि सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ये किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। तो ये आपको बताना है। तो प्रश्न संख्या 16 जो राइट आंसर है वो आपका ए है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 17 यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगस्त 1932 को घोषित सांप्रदायिक पंचायत की सिफारिशों से संदर्भित निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। पहला है अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था को समाप्त किया जाए। दूसरा है उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत सहित सभी प्रांतों में महिलाओं के लिए जो है 3% का आरक्षण मिले। तीसरा है दलित वर्गों को अल्पसंख्यक समुदाय के तौर पर मान्यता देकर पृथक पृथक निर्वाचन की व्यवस्था जो है वो करे। तो उपरोक्त कथनों से प्रावधान सांप्रदायिक पंचायत की सिफारिशों में शामिल थे। इन तीनों कथनों में से कौन कौन से थे जो कि सांप्रदायिक पंचायत की सिफारिश में शामिल किए गए थे। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या ऑप्शन में ए में है 1 2 3, बी है मात्र 3, सी है 2 3, एंड डी है मात्र 1 और 3। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपका एक है। 1 2 एवं 3 जो है वो सांप्रदायिक पंचायत की सिफारिशों में शामिल था। सॉरी, यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो राइट है। 2 एवं 3 उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत सहित सभी प्रांतों में महिलाओं के लिए जो है 3% का आरक्षण मिलना चाहिए, और दलित वर्गों को अल्पसंख्यक समुदाय के तौर पर मान्यता देकर पृथक निर्वाचन की व्यवस्था करना था। राइट आंसर जो है आपका सी है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 उलगुलान नाम से महान जनजाति विद्रोह को निम्नलिखित में से किसने संगठित किया था। ए है सिद्धू कान्हू, बी है कौरा मलैया, सी है जैदोनांग, एंड डी है बिरसा। तो प्रश्न संख्या 18 में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उलगुलान नामक नाम से महान जनजाति विद्रोह जो हुए थे वो निम्नलिखित में से किसने संगठित किया था। तो राइट आंसर जो है इसमें डी है, बिरसा ने उलगुलान जो नाम के महान जनजाति विद्रोह का संगठन बनाया था। तो इसलिए राइट आंसर जो है आपका डी है। जनजाति विद्रोह इन सभी से जो है प्रश्न आधुनिक भारत से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो ये सभी जो विद्रोह हुए हैं वो सब आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 निम्नांकित कथनों पर ध्यान दें। एक है महात्मा गांधी ने धर्म तथा राजनीति की अभिन्नता को स्वीकार करते हुए धर्म के बिना राजनीति को मृत माना। दूसरा है महात्मा गांधी ने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाए जाने का तीव्र समर्थन किया। और तीसरा है महात्मा गांधी ने जन जागरूकता बढ़ाने हेतु बारंबार धार्मिक पुनरुत्थान के आह्वान को सर्वथा जो है उचित माना था। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है सत्य है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है 1 2 तथा 3, बी है मात्र 1 तथा 2, सी है मात्र 1, एंड डी है मात्र 1 तथा 3। तो प्रश्न संख्या 19 में जो राइट आंसर है वो आपका
कथन 1 और 2 जो दिए गए हैं वो राइट है। महात्मा गांधी ने धर्म तथा राजनीति की अभिन्नता को स्वीकार करते हुए धर्म के बिना राजनीति को जो है मृत माना था और उन्होंने गो हत्या पर प्रतिबंध लगाए जाने का तीव्र समर्थन जो किया था। इसलिए राइट आंसर जो है आपका प्रश्न संख्या 19 में वो बी होगा, मात्र 1 तथा 2। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 20, रोलेट एक्ट के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं किया गया था? ए है संदेह मात्र पर किसी व्यक्ति को कैद की सजा देना, बी है मुकदमे की सुनवाई विशेष अदालत में गुप्त रूप से करना, सी है साक्ष्य विधि के तहत अवैध साक्ष्यों को भी कानूनी मान्यता देना, एंड डी है प्रत्येक प्रांत में मार्शल लॉ का लागू जो है वो करना था। तो प्रश्न संख्या 20 में जो राइट आंसर है इसमें से पूछा जा रहा है कि रोलेट एक्ट जो आया था उसमें किस कौन सा प्रावधान जो नीचे दिए गए हैं वो शामिल नहीं था। रोलेट एक्ट जो है बिना दलील का कानून कहा जाता था। इसमें जो है गिरफ्तार बिना किसी कारण के कर लिया जाता था। तो इसमें जो है ऑप्शन डी जो ऑप्शन दिया गया है वो कथन जो है प्रावधान जो है रोलेट एक्ट में नहीं था। प्रत्येक प्रांत में जो है मार्शल लॉ लागू नहीं किए गए थे। बाकी जो सभी कथन दिए गए हैं वो रोलेट एक्ट के अधीन है। इस पे जो है संदेह मात्र पर किसी व्यक्ति को जो है वो कैद की सजा सुनाई जाती थी, सजा दी जाती थी। मुकदमे की सुनवाई विशेष अदालत में जो है गुप्त रूप से करा जाता था और साक्ष्य विधि के तहत अवैध साक्ष्यों को भी जो है वो कानूनी मान्यता देना था। तो प्रश्न संख्या 20 में जो राइट आंसर है वो डी है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21, निम्नांकित में से किस शिक्षा योजना में पहली बार सरकारी तौर पर 11 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए जो है निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का सिद्धांत स्वीकार किया गया था? पहला है सार्जेंट योजना, बी है कोठारी आयोग, सी है रेले कमीशन, एंड डी है हंटर कमीशन। तो प्रश्न संख्या 21 में जो राइट आंसर है वो आपका ए है। सार्जेंट योजना के तहत जो है यह योजना बनाई गई थी कि इस शिक्षा योजना में कि पहली बार सरकारी तौर पर 11 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य रूप से प्राथमिक शिक्षा का सिद्धांत दिया गया था। तो सार्जेंट योजना के तहत राइट आंसर जो है आपका ए है। प्रश्न संख्या 22, बटलर समिति का गठन निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया था? तो ऑप्शन दिया गया है क्रांतिकारी आतंकवाद पर पाबंदी लगाने के लिए, बी है आकलन का अध्ययन करने के लिए, सी है ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता एवं देशी राज्यों के मध्य के संबंध को निर्धारित करने के लिए, एंड डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो है 22 में आपका बटलर समिति का गठन जो है निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया था? तो इसमें 22 में जो राइट आंसर है वो आपका सी है, ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता तथा देशी राज्यों के मध्य संबंध को निर्धारित करने के लिए जो है यह किया गया था। इसलिए राइट आंसर जो है आपका सी है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23, कथन ए है ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड वेवेल ने भारत को स्वतंत्र करने के लिए ब्रेक डाउन प्लान को प्रस्तुत किया था। दूसरा कथन है आर है वस्तुतः वेवल को यह विश्वास हो चला था कि अब अगर कांग्रेस द्वारा कोई आंदोलन संगठित किया जाता है तो सरकार उसे दबा पाने में नाकाम रहेगी। तो इसमें जो है प्रश्न संख्या 23 में जो राइट आंसर यहाँ पे दोनों कथन जो दिए गए हैं वो असत्य हैं, इसलिए 0 जो है आपका इसमें हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, निम्नांकित कथनों पर ध्यान दे। पहला है कि 1935 ईस्वी को भारत शासन अधिनियम के मध्य से एक संघीय न्यायालय की जो है वो स्थापना की गई, किंतु अंतिम या सर्वोच्च न्यायालय प्रीवी काउंसिल ही बना रहा। तो ऑप्शन दूसरा दिया गया है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से भारतीय चुनाव में सार्वजनिक वैक्स मताधिकार को जो है मान्यता नहीं दी गई थी। उपरोक्त कथनों में से आपको कौन सा कथन जो है वो सत्य है ये पहचान करना है। तो प्रश्न संख्या 24 में जो राइट आंसर है वो आपका सी है। कथन 1 तथा कथन 2 दोनों जो दिए गए हैं वो सत्य हैं, इसलिए जो है आपका भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारतीय चुनाव में सार्वजनिक वैक्स मताधिकार को जो है वो मान्यता नहीं दी गई थी। तो इसलिए कथन जो 1 तथा 2 दिए गए हैं वो राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यक्तिगत के सिद्धांत को तीव्रता से लागू किए जाने को ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता के विकास के निम्नलिखित में से किस चरण से संबंध माना जा रहा है? ऑप्शन ए है समानता के लिए संघर्ष, बी है घेरे की नीति, सी है अधीनस्थ पृथक्करण की नीति, डी है अधीनस्थ संघ की नीति। तो प्रश्न संख्या 25 में जो राइट आंसर है वो बी है, घेरे की नीति जो है ये व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता के विकास को निम्नांकित चरण से संबंध माना जाता है। तो इसलिए ऑप्शन बी जो है वो राइट है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26,
वुड्स डिस्पैच के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? पहला है, इसमें अंग्रेजी भाषा के साथ साथ भारतीय भाषा को भी अपनाने की बात की गई थी। दूसरा है, इसके तहत भारत के प्रेसिडेंसी नगरों में विश्वविद्यालय के गठन की अनुशंसा की गई। तीसरा है, देसी भाषाओं की पुस्तकों को बड़े पैमाने पर पाश्चात्य भाषा में अनुवाद की। एंड चौथा जो है, अनुशंसा की गई थी और कूट की सहायता से आपको इनका चयन करना है। पहला है 1 2 3, बी है 1 2, सी है 3 एंड डी है 2। तो प्रश्न संख्या 26 में जो राइट आंसर है वो आपका बी है। यहाँ पे जो है 1 और 2 जो कथन दिए गए हैं वो सत्य है। तो वुड्स डिस्पैच के संदर्भ में जो कथन है सत्य है वो है कि इसमें अंग्रेजी भाषा के साथ साथ भारतीय भाषाओं को भी अपनाने की बात की गई थी। इसके तहत भारत के प्रेसिडेंसी नगरों में विश्वविद्यालय के गठन की जो है अनुशंसा की गई थी। देसी भाषाओं की पुस्तकों को बड़े पैमाने पर पाश्चात्य भाषा में अनुवाद की गई थी। यह कथन जो है तीसरा असत्य है और बाकी पहला दूसरा कथन जो है वो सत्य है, इसलिए राइट आंसर जो है बी है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। निम्नांकित बिंदुओं में से कौन सा स्वतंत्रता उपरांत भारतीय विदेश नीति का प्रमुख अंग नहीं रहा था? ए है नस्लवाद का विरोध, बी है निशस्त्रीकरण, सी है विऔपनिवेशीकरण एंड डी है समाजवाद का प्रसार। तो प्रश्न संख्या 27 में जो राइट आंसर है वो डी है, समाजवाद का प्रसार जो है इसके अंतर्गत किया गया था। इसमें निम्नलिखित बिंदुओं के उपरांत भारतीय विदेश नीति का प्रमुख अंग नहीं रहा। तो यह जो है ये तीनों जो है वो भारत के विदेश नीति के प्रमुख अंग थे। बाकी तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है यहाँ पे समाजवाद का प्रसार, तो ये अंग नहीं था विदेश नीति का, तो इसलिए राइट आंसर जो है आपका डी है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28। स्वदेशी आंदोलन के दौरान ब्रिटिश प्रशासन द्वारा लाए गए कुख्यात कलाइल सर्कुलर का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रतिबंध से था? ए है शिक्षा के क्षेत्र से, बी है स्थानीय स्वशासन के क्षेत्र से, सी है विधानमंडल का गठन एंड डी है व्यापारिक प्रतिबंध। तो प्रश्न संख्या 28 में जो राइट आंसर है वो ए है, शिक्षा के क्षेत्र से संबंध था। प्रतिबंध जो लगाया गया था कलाइल सर्कुलर का संबंध स्वदेशी आंदोलन के दौरान ब्रिटिश प्रशासन द्वारा कुख्यात कलाइल सर्कुलर का संबंध जो है वो शिक्षा के प्रतिबंध से था। तो राइट आंसर जो है आपका ए है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 29। वायसराय लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में निम्नलिखित में से कौन सी घटना हुई थी? ए है साइमन कमीशन का आगमन, बी है जिन्ना की 14 सूत्री मांग एंड तीसरा है काकोरी कांड। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है सत्य है? तो ए है केवल 2, बी है केवल 1 और 2, सी है केवल 2 और 3 एंड डी है केवल 1 2 और 3। तो प्रश्न संख्या 29 में जो राइट आंसर है वो आपका बी है, केवल 1 और 2 कथन जो दिए गए हैं वो सत्य हैं। साइमन कमीशन का आगमन, जिन्ना की 14 सूत्री मांग जो है वायसराय लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में निम्नलिखित में से घटना हुई थी, इसलिए राइट आंसर जो है आपका बी है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 30। निम्नलिखित में से कौन सी घटना असहयोग आंदोलन के पश्चात घटी थी? ए है कांग्रेस लीग पैक्ट, बी है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का झरिया अधिवेशन, सी है गांधी सी और दास पैक्ट एंड डी है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो प्रश्न संख्या 30 में जो राइट आंसर है वो आपका सी है, गांधी सी और दास पैक्ट जो है यह घटना असहयोग आंदोलन के पश्चात घटी थी, इसलिए राइट आंसर जो है आपका सी है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 31। निम्नांकित संस्थाओं की स्थापना पर ध्यान दें। एक है योजना आयोग की स्थापना, बी है बम्बई प्लान, तीसरा है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना। उपरोक्त संस्थाओं की उसकी स्थापना के कालक्रम में व्यवस्थित करें तथा कूटों की सहायता से जो है उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो कूट दिया गया है 1 2 3, 2 3 1, सी है 2 1 3 एंड डी है 1 3 2। तो प्रश्न संख्या 32 में जो 31 में राइट आंसर है वो आपका सी है, 2 1 3 जो दिया गया है वो कालक्रम के अनुसार होगा। तो इसमें जो है पहले बम्बई प्लान आया, इसके बाद योजना आयोग की स्थापना और इसके बाद जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का जो है 1952 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई, इसलिए जो ऑप्शन दिए गए हैं सी वो राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 32। मुस्लिम शासन के परिप्रेक्ष्य में जवाबित था धर्मनिरपेक्ष अधिनियम, बी है धार्मिक अधिनियम, सी है वस्तुओं के उपयोग कर एंड डी है मस्जिद स्थापित कला। तो प्रश्न संख्या 32 में जो राइट आंसर है वो आपका ए है, जवाबित का जो परिप्रेक्ष्य था वो धर्मनिरपेक्ष अधिनियम था, इसलिए राइट आंसर जो है आपका ए है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 33। सूची 1 को सूची
सेकंड से जो है आपको सुमेलित करना है और कूटों की सहायता से उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। चैतन, गया, ज्ञानेश्वर, अलिंदी, तुकाराम, देहू, माधवाचार्य, उडुपी। तो इसमें प्रश्न संख्या 33 जो आपका ऑप्शन दिया गया है नीचे कूट की सहायता से, तो इसमें में से राइट आंसर जो है वो आपका सी है। यहाँ पे 1 2 3 4 ये जो हैं वो सभी मैच कर रहे हैं। तो इसमें जो है आपका चैतन गया से रिलेटेड है, ज्ञानेश्वर, आनंदी, तुकाराम, देहू और माधवाचार्य जो है ये जडोपी उडोपी से थे, इसलिए राइट आंसर जो है सी है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 34, निम्नांकित घटनाओं पर विचार करें। हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई हुई थी। दूसरा है गोवा की स्वतंत्रता। तीसरा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी की श्रीनगर में मृत्यु। एंड डी चौथा है कश्मीर का भारत में सम्मिलित होना। तो उपरोक्त कथनों का सही तिथि क्रम निश्चित कर उपयुक्त विकल्प का आपको चयन करना है कि कौन सा कार्रवाई जो है वो किस समय हुआ था, उनको आपको सीरियल से जो है लगाना है। तो प्रश्न संख्या 34 में जो राइट आंसर है वो आपका डी है, 4 1 3 2। तो जो आपका सही कालक्रम होगा वो आपका होगा 4 3 1 2। तो कश्मीर का भारत में सम्मिलित होना, फिर ये आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी का श्रीनगर में मृत्यु एवं हैदराबाद का कार्यवाही और इसके बाद गोवा का स्वतंत्रता। तो ये जो है आपका ऑप्शन जो दिया गया है डी ऑप्शन जो है वो राइट है। 4 1 3 2 जो है इसमें जो है पहले कश्मीर का भारत में सम्मिलित होना, इसके बाद हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं गोवा की स्वतंत्रता। तो इसलिए राइट आंसर जो है आपका डी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी कश्मीर का विलय जो है 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को हुआ। हैदराबाद में सैन्य कार्रवाई जो है 1978 ईस्वी में किए गए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निधन जो है 1953 ईस्वी में हुआ। और सॉरी यहाँ पे 1978 नहीं हुआ, 1948 में हुआ था। और यहाँ पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निधन जो है 1953 ईस्वी में हुआ और गोवा का स्वतंत्रता जो है 1961 ईस्वी में हुई थी। तो प्रश्न संख्या 35 है, नेहरू के पहले कैबिनेट में 5 गैर कांग्रेसी कौन लोग थे? अजय घोष, बी आर अम्बेडकर, तीसरा है एस पी मुखर्जी एंड चौथा है जान मथाई, पांचवा है एच भाभा एंड छह है खुर्रम सेट्ठी। तो प्रश्न संख्या 35 में जो राइट आंसर है वो आपका डी है, 2 3 4 5 6। तो ये जो दिए गए हैं वो सभी जो है गैर कांग्रेसी थे। इसमें में से अजय घोष जो है वो कांग्रेसी थे, इसलिए जो ऑप्शन में है 2 3 4 5 6, इसलिए ऑप्शन जो है वो आपका डी होगा। तो इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कि इस वीडियो में हमने साफ किए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम नए क्वेश्चन के साथ आप लोगों के बीच उपलब्ध होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको इस वीडियो कैसा लगा, और क्वेश्चनों की संख्या बढ़ानी हो तो वो भी बताएं कमेंट में कि क्वेश्चन संख्या और बढ़ा दी जाएगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।